बेटा लास्ट क्लास में हमने आपके साथ न्यू ये इंडियन इकोनॉमी वाला चैप्टर करा था, राइट? अभी तक हमने इसके बेटा 2 लेक्चर करे और 2 क्लासेस में मैंने आपको क्या क्या कराया एक बार जल्दी से देखते हैं। बेटा लास्ट क्लास में अगर आपको याद हो, लास्ट क्लास में जो इसकी फर्स्ट क्लास थी उसमें मैंने आपको एंशिएंट इंडिया के बारे में बताया था कि एंशिएंट इंडिया में इकोनॉमिक पॉलिसीज कैसी थी, इकोनॉमिक पॉलिसीज कैसे बनाई जाती थी, क्या था अर्थशास्त्र, बुक किसने लिखी थी, क्या लिखी थी, सब उसके बारे में बताया था। फिर हम गए थे प्री इंडिपेंडेंट एरा में, विच इज कॉलोनियल पीरियड, और उस कॉलोनियल पीरियड में ब्रिटिशर्स एरा चल रहा था, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कौन सी पॉलिसी बनाई, लैंड टेन्योर, जमींदारी सिस्टम, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, है ना, बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस करी। फिर जब हम नेक्स्ट क्लास में आए थे तो नेक्स्ट क्लास में हमने एक ही टॉपिक करा था, विच इज पोस्ट इंडिपेंडेंस, मतलब 1947 के बाद वाला जो पीरियड है उसमें मैंने आपको चर्चा करके दिखाई थी कि भाई 1947 के बाद क्या क्या हुआ था इस वाले पीरियड में, 50 से 90 के बीच में। और अगर आप इस पीरियड की बात करें तो मैंने एक चार्ट बनाया था आपके लिए जिसमें मैंने सारे डिस्कशन करे थे। ये रहा वो टेबल, ठीक है। तो इस पीरियड में 3 रिफॉर्म आए थे, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, फॉरेन ट्रेड। एग्रीकल्चर में 3 थे, लैंड रिफॉर्म, जनरल रिफॉर्म, ग्रीन रेवोल्यूशन। इंडस्ट्री में बेटा 2 बातें, एक था आईपीआर, एक था एसएसआई। और फॉरेन ट्रेड में विच इज इंपोर्ट सब्सिट्यूशन, जिसमें हम क्या लाए थे, टैरिफ एंड कोटा। तो ये सारे डिस्कशन हमने करे थे और इसके साथ साथ मैंने बुक की आपको रीडिंग भी करवा दी थी, कुछ अलग बातें जो थी वो मैंने आपको लिखवा दी थी। अब बेटा अब एक नई स्टेज आती है चैप्टर की, विच इज स्टेज नंबर 3। और ये जो है ये एक एरा ऑफ रिफॉर्म्स, एक न्यू एरा है रिफॉर्म्स का, जो कि 1991 वाला था, ठीक है। अब हुआ क्या बेटा, इस स्टेज पे आते आते कंट्री की ना जो सेकंड रिफॉर्म ने इंडिपेंडेंस के बाद वाले लास्ट क्लास पढ़े थे, उन पॉलिसीज से, ग्रीन रेवोल्यूशन, लैंड टेन्योर सिस्टम, और जितने भी हमने पढ़े थे, इंपोर्ट टैरिफ कोटा, ये जो पढ़े थे, इन पॉलिसीज के चलते इंडिया की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। टैरिफ, कोटा, आईपीआर, स्मॉल स्केल, ये सारी चीजें इन्होंने इंडिया की इकोनॉमी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक वे में दे दिया। मतलब इंडिया की जीडीपी फॉल हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है, इंडिया में फॉरेन करेंसी के रिजर्व्स खत्म हो रहे हैं, क्योंकि सारा सारा काम आपने पब्लिक सेक्टर को दे दिया, तो पब्लिक सेक्टर ढंग से काम ही नहीं कर पा रहा, सारी इंडस्ट्री लॉस में चल रही है। मतलब इस टाइम पे इंडिया की बहुत तगड़ी वाली बैंड बज गई थी। और इस बैंड को सुधारने के लिए, इस सिचुएशन को ठीक करने के लिए अब इंडिया अपने नए सेगमेंट के रिफॉर्म्स लाया, और आज वही हमें पढ़ने हैं। और आप जो है ना, अगेन अगेन पहले एक नोट बना लीजिएगा। ये नोट फिर से बेटा आपके नॉर्मल स्टिकी नोट में नहीं आ सकता, तो आप कॉपी के पेज में बनाइएगा। लास्ट क्लास हमने पेज में बनाया था, तो आपने उसे लगा लिया था बुक में? हाँ, बुक में लगा लेना बेटा, अच्छी बात है, बुक में लगा लोगे तो बेटर रहेगा आपके लिए, एक ही जगह पे सब कुछ कंटेंट मिल जाएगा। हाँ बस वैसे ही बना लो। मैंने फोटोज भेज तो दी थी लास्ट क्लास में। अरे दीदी, सारी बुक की भी, चार्ट की भी, सारी। अगर आप देखोगे आंख खोल के तो आपको पता लगेगा। सारा दिन तो तुम इधर उधर घूमते रहते हो। अब अच्छा, आ जाओ भाई, आ जाओ। अब सुनना, पेज निकाल लेना, पेज को ना हॉरिजॉन्टल कर लेना इसमें, पेज निकाल के पेज को हॉरिजॉन्टल कर लेना इसमें, ठीक है। और ध्यान से सुनना बेटा, अब जो रिफॉर्म्स है उन्हें बोला है, लाइन के सेंटर में लिखना, रिफॉर्म्स ऑफ न्यू एरा, या फिर आप इसे पता क्या बोल सकते हो, इसे आप बोल सकते हो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। 12th क्लास में वैसे हमने बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है, दोबारा से पढ़ेंगे इसमें। और ये जो 1991 वाले रिफॉर्म थे, 1991 वाले रिफॉर्म, अब कुछ करना नहीं है इसमें बेटा आपको। इसमें पता क्या करना है, जो हमने लास्ट क्लास में रिफॉर्म पढ़े थे ना इंडिपेंडेंस वाले, उन रिफॉर्म्स को चेंज करना है, मतलब उल्टा करना है। जैसे जैसे आपको जो लास्ट क्लास हमने पढ़ा था कि गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर का रोल ज्यादा दिया था लास्ट वाले रिफॉर्म में, अब पब्लिक सेक्टर के रोल को रिस्ट्रिक्ट करके रोल किसको देंगे, प्राइवेट को। आपने इंपोर्ट में बहुत ज्यादा टैक्सेस लगा दी थे, अब टैक्सेस को क्या करेंगे, कम। कोटा सिस्टम लगाया था, हटा देंगे।
समझ लो क्या? तो कुछ नहीं है, जो पिछले वाले रिफॉर्म थे उनको चेंज करेंगे, कुछ जगह पे हटा ही देंगे रिफॉर्म को, कुछ जगह पे रिस्ट्रिक्शन को थोड़ा रिड्यूस करेंगे। ठीक है, अब ये जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है बेटा, इसमें ना इसको आप 3 पार्ट में डिवाइड करना पहले। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 जो है, इसमें बेटा 3 रिफॉर्म आए थे, 3 रिफॉर्म। साथ साथ नोट कर देना। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में 3 रिफॉर्म। सबसे पहले आया था बेटा लिबरलाइजेशन, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, तुम्हारी बुक में वही दिख रहा है मुझे, पूरी बुक में भर भर के, और कोई ज्यादा है नहीं। सेकंड था बेटा प्राइवेटाइजेशन, और थर्ड था बेटा ग्लोबलाइजेशन। आराम से देखो, पहले मैं चार्ट से, वही अपना तरीका, पहले मैं चार्ट से मैक्सिमम बातें आपको क्लियर कर दूंगा, उसके बाद हम जो है रीडिंग देना स्टार्ट करेंगे इसमें। ठीक है, पहला है लिबरलाइजेशन, दूसरा है प्राइवेटाइजेशन, और तीसरा है ग्लोबलाइजेशन। अगर मैं इनको थोड़ा थोड़ा डिफाइन करूं, थोड़ा थोड़ा, तो बेटा लिबरलाइजेशन मतलब क्या होता है? लिबरलाइजेशन मतलब होता है फ्रीडम और रिमूवल ऑफ restrictions on private sector। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है बेटा प्राइवेट सेक्टर में जो रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी उसे रिमूव करना, या उसे फ्रीडम देना। रिमूव करना तो ये पूरा हटा दिया, फ्रीडम देना मतलब थोड़ा, जैसे मैंने बोला कि अब जो है ना किसी भी प्लेयर को, मतलब टेक्निकली इंपोर्ट ड्यूटी पे ही नहीं करनी, इंपोर्ट ड्यूटी पे ही नहीं करनी, तो वो क्या हो गया, वो क्या, रिमूवल, हट गई। ये मैंने बोला अब इंपोर्ट ड्यूटी जो है ना वो 20% थी, अब 10% हो गई, वो क्या हो गया, फ्रीडम, थोड़ा रिड्यूस कर दिया। तो लिबरलाइजेशन में प्राइवेट सेक्टर पे जो रिस्ट्रिक्शन थी उसे रिमूव किया गया या रिड्यूस, उस प्रोसेस को लिबरलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, लिबरलाइजेशन मतलब होता है फ्रीडम देना टेक्निकली प्राइवेट को। प्राइवेटाइजेशन आप बच्चे बेटा बचपन से पढ़ते आए हो, बीसीके में भी आपने बहुत अच्छे से पढ़ा था। प्राइवेटाइजेशन होता है बेटा सेलिंग ऑफ ownership and control, selling of ownership and control, oh my god, of public sector undertaking to private sector undertaking। जब आप किसी पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट कंपनी को बेच के प्राइवेट को दे देते हो, उसे क्या बोलते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट। प्रसन्न जी, इसको क्यों करा गया था? आपको याद है बेटा, पब्लिक सेक्टर ने सारी इंडस्ट्री अपने अंडर ले ली थी, तो पब्लिक सेक्टर में बहुत बर्डन पड़ गया था, अब उसे संभाल नहीं जाती, लॉस चल रहा था, तो उन्होंने काम करा, जो इंडस्ट्री फालतू है ना, लॉस चल रही है, उनको क्या कर दो, बेच दो। और पुराने वाले बच्चों को तो पता बेटा, प्राइवेटाइजेशन याद है कितने टाइप से होता था, 4, डिसइन्वेस्टमेंट, डिवेस्टमेंट, डिस्प्लेसमेंट, डेलीगेशन, है ना। लेकिन मुझे लगता नहीं है इस बार इन्होंने डाला हुआ इतना सब। बस आप याद है ना, प्राइवेटाइजेशन में पब्लिक की ओनरशिप प्राइवेट को देते हैं। लास्ट आता है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन में लिख लो इंटीग्रेटेड द डोमेस्टिक इकोनॉमी विद वर्ल्ड इकोनॉमी। बेटा ग्लोबलाइजेशन मतलब होता है आपकी इकोनॉमी और वर्ल्ड की इकोनॉमी को इंटीग्रेट करना, मतलब मिलाना। और कैसे मिलेगा? जब आप ट्रेड करोगे, क्या करोगे? तो ग्लोबलाइजेशन पता क्या करा था, जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन थी ना, जैसे याद है टैरिफ और कोटा, है ना, ऐसी रिस्ट्रिक्शन को हटाया था या कम किया था, ताकि लोग ना अच्छे से ट्रेड कर पाए मिलजुल के। तो जब आप अपनी इकोनॉमी और वर्ल्ड की बाकी इकोनॉमीज को मिलाते हो, ट्रेड करते हो बिना टैक्सेस के, कोई कोटा सिस्टम नहीं, कोई टैरिफ सिस्टम नहीं, तो वो क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन होता है।
उसमें फोकस हुआ है। पहले बताओ ये समझ आया बेटा? मेन कितनी पॉलिसीज है? 3, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तभी इस पॉलिसी को एलपीजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलपीजी। लिबरलाइजेशन में प्राइवेट को हमने रिस्ट्रिक्शन से रिमूव करा था, फ्रीडम दी थी। प्राइवेटाइजेशन में जो गवर्नमेंट कंपनी लॉस में थी उसको बेच के किसको दे दिया? प्राइवेट को। और ग्लोबलाइजेशन में इंडिया और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जो ट्रेड होता था, उस ट्रेड पे जितनी भी रिस्ट्रिक्शन थी उसको कम करा या हटाया। वो ट्रेड पे फोकस करता है। क्लियर है भाई? अब आपकी बुक में जितना देखा गया है, majority content is related to liberalization. प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन में ज्यादा कुछ नहीं, छोटा छोटा पार्ट है, आएगा तो देख लेंगे, शायद मेंशन भी ना हो। मेन ग्लोबल लिबरलाइजेशन है। अब आप क्या करना अपने चार्ट में बेटा, लिबरलाइजेशन जो है ना उसको डिवाइड कर लो 5 पार्ट में इंडिविजुअल। लिबरलाइजेशन को डिवाइड कर लीजिए 5 पार्ट में। पहले बुक में बाद में जाएंगे बेटा, पहले हम यहीं पे ही कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा कंटेंट को लिख लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना आए ज्यादा। नहीं नहीं आ जाएगा, एक पेज में आ जाएगा, कोई टेंशन। कितना पेज है दिखा तेरा बेटा? फर्रा बना रहा है क्या तू? तूने हाँ आ जाएगा आराम से, इसमें तो ये तो बहुत बड़ा। हाँ एक पेज में नॉर्मल आ जाएगा। तू क्या बेटा पेपर के लिए अभी से तैयारी कर रहा है क्या? बाद में मेहनत ना करनी पड़ेगी। इतना बचा के कहाँ ले जाएगा बेटा पेपर? इतना पैसा कहाँ ले जाएगा? नोट में लिख लेता 500 के। फर्रा ही बना रहा है बिल्कुल छोटा सा, और आधा गले से। तीन पार्ट इसको 5 पार्ट में डिवाइड करो बेटा। ये क्या है? दिस इज लिबरलाइजेशन। प्रसन्न जी किसकी पॉलिसीज है? प्रसन्न जी ये सारी पॉलिसी किसकी है? ये लिबरलाइजेशन की पॉलिसीज है। आ जाओ बेटा। अब देखेंगे प्राइवेट सेक्टर को फ्रीडम कहां कहां पे दी। सबसे पहले लिबरलाइजेशन में लिखना, पहला है इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म। अब हम देख रहे हैं लिबरलाइजेशन के अंदर क्या क्या हुआ था। तो सबसे पहले जो पॉलिसी में चेंज आया था वो कहां पे आया था? इंडस्ट्रियल सेक्टर। कौन सा सेक्टर? इंडस्ट्रियल। इसके बाद सेकंड आप लिखेंगे वो आया था फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। सेकंड क्या था बेटा? फाइनेंशियल सेक्टर। 5 कैटेगरी में डिवाइड करना है, आराम से करना, इक्वल डिस्टेंस रखते हुए। फाइनेंशियल के बाद थर्ड आया था बेटा टैक्स और फिस्कल रिफॉर्म। आपको बताया ऑलरेडी भाई, टैक्स को क्या बोलते हैं? फिस्कल पॉलिसी। याद है आपको? फिस्कल पॉलिसी क्या होती है? जिसमें गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर और रिसीट को देखते हैं। तो टैक्स पॉलिसी को एक और नाम से बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। तो फिस्कल रिफॉर्म्स भी थे, टैक्स रिफॉर्म एक ही नाम है। इसके बाद जो लिबरलाइजेशन आया था वो आया था फोर्थ, विच इज फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म, ये फॉरेन करेंसी से रिलेटेड रिफॉर्म था। और लास्ट बेटा पॉइंट नंबर 5 बना लेना, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म्स। लिबरलाइजेशन का लास्ट पॉइंट है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म्स। ठीक है, इसी में ही चार्ट में मैं कोशिश करूंगा सब कुछ डाल दूं जितना जितना है, बाकी तो थोड़ा डेटा ओरिएंटेड होगा वो हम देख लेंगे। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, लास्ट पॉइंट डालो। लिबरलाइजेशन में ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन देख लेंगे बाद में। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट सेक्टर रिफॉर्म। हाँ जी भाई। अब देखो पहले बता रहा हूं, यश का लिबरलाइजेशन मतलब फ्रीडम देना। क्या देना? अब सबसे पहली फ्रीडम किसको दी? इंडस्ट्रियल सेक्टर को। क्या फ्रीडम थी? सबसे पहले रिड्यूसिंग इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। बेटा क्या आपको याद है लास्ट टॉपिक में आईपीआर पढ़ाया था मैंने जब लास्ट क्लास में? उसमें आईपीआर के अंदर आया था ना इंट्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। 1950 के टाइम पे हमने देखा कि इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग आ गई थी। आप लास्ट क्लास के नोट देखना। अब उस लाइसेंसिंग को क्या कर दिया? रिड्यूस। हो क्या रहा था, जब आप किसी प्राइवेट को बोलोगे कि भाई तुझे ना इंडस्ट्री खोलनी है, लाइसेंस लेना पड़ेगा। ब्रांच खोलनी है, लाइसेंस लेना पड़ेगा। प्रोडक्ट नया बनाना है, लाइसेंस लेना पड़ेगा।
कुछ भी करना है लाइसेंस लेना पड़ेगा, एक्सेप्ट टॉयलेट जाने के। हाँ, हर काम के लिए लाइसेंस, हर काम के लिए। आपको प्रोडक्ट चेंज करना है, आपको न्यू ब्रांच खोलनी है, ऑफिस बड़ा करना है, ऑफिस चेंज करना है, हर काम के लिए जब आप लाइसेंस लोगे तो बेटा इंडस्ट्री वाला बंदा इनकरेज होगा, डिस्करेज? डिस्करेज। पागल है क्या, दिमाग खराब कर रहा है, बार बार लाइसेंस हर चीज के लिए? एक बार लेने दे भाई, एक बार करके खत्म कर। जब आप बार बार लाइसेंस के लिए बोलोगे तो बेटा उस केस में बंदे डिस्करेज होंगे और वो इंडस्ट्री खोलना पसंद नहीं करेंगे। तभी गवर्नमेंट को बात समझ आ गई, अगर हमें इंडस्ट्री सेक्टर को बूस्ट करना है तो भैया लाइसेंस को कम करना। देखो हटाया नहीं है, क्योंकि बेटा कुछ डेंजरस प्रोडक्ट होते हैं ना, जैसे शराब वराब, अगर लिकर से लाइसेंस हट गया तो नुपुर तो बनाई जाएगी, रुकेगी नहीं। तो कुछ पर्टिकुलर लिकर, सिगरेट, आर्म्स, एमिनेशन जो भी है, इन सब में पर्टिकुलर जगह पे आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, बट हर प्रोडक्ट के लिए लाइसेंस नहीं लेना। तो लाइसेंसिंग को क्या कर दिया, रिड्यूस। प्लीज देख लेना, रिड्यूस बोला, रिमूव नहीं बोला, रिड्यूस करा लाइसेंसिंग, ठीक है ना। अब सेकेंड पॉइंट, आपको याद है आईपीआर में हमने एक और काम करा था, 3 टायर में डिवाइड करा था। 17 इंडस्ट्री किसकी थी, पब्लिक की, बाकी 12 इंडस्ट्री प्राइवेट, लेकिन कंट्रोल किसका, पब्लिक का। अदर इंडस्ट्री प्राइवेट, मतलब टेक्निकली सारा का सारा कंट्रोल किस पे था। अब इतनी सारी इंडस्ट्री संभालोगे तो क्या ढंग से काम कर पाओगे? जब आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ने को मिल रहे हैं तो थोड़ी बैंड बज रही है ना। अब अगर सिर्फ फाउंडेशन में सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स ही पढ़ना होता, ओनली 1 सब्जेक्ट, कितना ऐसे कर रहे हो ना, फिर भी तुम कहते हैं सर इतना सारा है। वो होता है, वो जब ज्यादा लगता है ना तो वो ह्यूमन हैबिट होती है। बट गवर्नमेंट के साथ भी यही हो रहा था, तो गवर्नमेंट ने क्या करा ना, सेकेंड पॉइंट, डिक्रीजिंग द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। बेटा जो पब्लिक सेक्टर है जिसके पास बहुत सारा रोल था, उसके रोल को डिक्रीज करा, और ऑब्वियसली ये रोल किसको ट्रांसफर करा, प्राइवेट को। प्राइवेट को बोला भाई आप इधर 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 आप संभाल लो, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, थर्ड, मेकिंग एमआरटीपी एक्ट मोर लिबरल। याद देखो एमआरटीपी, मोनोपोली रिस्ट्रिक्शन ट्रेड प्रैक्टिसेस, जो अब मैंने बताया था लास्ट क्लास, जो चेंज हो गया, अब सीसीआई बन गया है, कंपटीशन एक्ट बन गया है। ये एक्ट क्या करता है, ये एक्ट कंपनीज के अनफेयर मर्जर्स को रोकता है, कि अमेजॉन फ्लिपकार्ट बन के मिलके कस्टमर से ज्यादा प्राइस चार्ज करे, ऐसा ना हो। ये उसके लिए एक्ट होता है। और अब ये एक्ट हट चुका है, ये पहले का एक्ट था, अब इसकी जगह रिप्लेसमेंट आया कॉम्पिटिशन एक्ट, इसका सक्सेसर एक्ट है, ठीक है ना। तो उस टाइम पे जो एमआरटीपी एक्ट था वो बहुत रिस्ट्रिक्शन लगाता था, लेकिन हमने उससे थोड़ा क्या करा, लिबरल करा, थोड़ा फ्रीडम दिया इसमें, कि यार इतना इतना रिस्ट्रिक्शन मत लगाओ, गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। और लास्ट बेटा फोर्थ, फ्रीडम ऑफ इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स। भाई बड़ी बड़ी प्राइवेट इंडस्ट्री को क्या मशीनरी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, होती है। अब मशीनरी इंडिया में इतनी बढ़िया थी नहीं उस टाइम पे, तो लोग बाहर से इंपोर्ट करते थे, लेकिन आपने इंपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन लगाई। अब मुझे प्रोडक्शन करनी है, प्रोडक्शन के लिए मुझे मशीन चाहिए, लेकिन वो मशीन में मंगा ही नहीं सकता। तो गवर्नमेंट ने देखा भाई देखो, जो इंडस्ट्री ना प्रोडक्शन करने के लिए मशीन मंगाएंगी, कैपिटल गुड्स मंगाएंगी, उनके इंपोर्ट्स में हम क्या देंगे, थोड़ा फ्रीडम, मतलब टैरिफ कोटा की रिस्ट्रिक्शन कम लगाएंगे, टैक्सेस कम लगाएंगे, तभी तो इंडस्ट्री बूस्ट होगी ना। तो ये बेटा क्या है, ये लिबरलाइजेशन के कौन से वाले रिफॉर्म है, इंडस्ट्रियल वाले। कौन से वाले, आप देखो 3-4 पॉइंट है। पहला, लाइसेंसिंग को क्या कर दिया, रिड्यूस। पब्लिक सेक्टर के रोल को क्या कर दिया, डिक्रीज। एमआरटीपी एक्ट को क्या कर दिया, लिबरल। और कैपिटल गुड्स का इंपोर्ट पे भी थोड़ा क्या दिया, फ्रीडम। 4 पॉइंट है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, जल्दी से फटाफट देखें। नेक्स्ट आएंगे बेटा फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। बेटा फाइनेंशियल सेक्टर से मतलब क्या समझ रहे हो, क्या होता है फाइनेंशियल सेक्टर, फार्मर्स, फाइनेंस, बैंक्स, क्या बोला, बैंक्स, ये बैंकिंग सेक्टर की बात कर रहा है। अब आपको पता है ना बेटा, बैंकिंग सेक्टर जो होता है वो किसी भी कंट्री, किसी भी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी होती है। अगर बैंकिंग सेक्टर सही नहीं चल रहा तो भाई कभी इकोनॉमी सर्वाइव नहीं कर सकती। समझ लो क्या, बैंकिंग सेक्टर सबसे क्रूशियल सेक्टर में से एक है। तो बैंकिंग, तभी तो उसके लिए बॉडी भी बनी है आरबीआई, जो रेगुलेट करती है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है, पब्लिक पैसा लगाती है। अगर एक भी बैंक ने पब्लिक का पैसा इधर उधर कर दिया, गलत काम के लिए यूज कर दिया, खा गए, तो पब्लिक का भरोसा उठ सकता है। तो इसी के लिए कुछ स्टेप्स लिए गए। जैसे क्या, सबसे पहले लिबरलाइजेशन में, सबसे पहली बार याद रखना,
एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट बैंक्स। बेटा पहले बैंक सिर्फ पब्लिक हुआ करते थे और प्राइवेट बैंक जैसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं था, है ना। प्राइवेट बैंक को लेकर आए, क्यों बेटा? जहां पे प्राइवेट बैंक आ गया सर्विसेज क्या होगी? बेटर होगी, बेटर होगी ना। लोग जो है, लोग जो उन्हें बेटर सर्विसेज मिलेगी, पैसे पे ज्यादा अच्छा इंटरेस्ट रेट मिलेगा, तो भाई इकोनॉमी ग्रो करेगी, वो ज्यादा सेविंग्स करेंगे, ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। उससे पहले पब्लिक बैंक आते थे जहां पे भैया कोई सर्विस ही नहीं मिल रही, आपको भगा रहे इधर से उधर काउंटर में, समझ लो लंच ब्रेक चल रहा है, सुबह 9 से 5 तक का लंच ब्रेक होता था। ठीक है, अब तो खैर बहुत अच्छी, अब तो मैं मतलब पॉलिसी आई है, अब तो ऐसी पॉलिसी सरकार ने ऐसी पॉलिसी बनाई कि लंच ब्रेक ही नहीं होता बैंक में, पता है आपको। अब ये सर्कुलर आया आरबीआई का कि आपको लंच करना है कस्टमर के आने जाने के बेसिस पे, रोटेट होके, मतलब जैसे अगर कस्टमर कम है तो एक दो बंदे चले जाओ लंच करके आ जाओ। अब लंच ब्रेक का कोई वो नहीं हो सकता, क्योंकि बैंक तो 9 से 5 का ही लंच ब्रेक कर रहा था ना पहले, तो ऐसी चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए भाई, तो पहले सबसे पहले प्राइवेट बैंक को स्टैब्लिश करा गया ताकि क्या भाई, काफी टाइम मुझे भी नहीं पता था। मैं तो एक दिन मेरे को बैंक से कॉल आया था, कुछ साइन वाइन करने जाना था, तो उन मैम, मैंने बोला मैम कितने बजे तक आ जाओ, तो उन्होंने बोला आ जाओ अभी आ जाओ, तो मैंने कहा लंच ब्रेक, तो उन्होंने बताया मुझे, अब ये नहीं पता मुझे भी कब से हुआ है। उन्होंने बोला कि सर आरबीआई ने इशू करा है कि लंच ब्रेक का कोई टाइम नहीं है, पहले 2 बजे होता था ना, 2 अब कोई नहीं, अब आपको रोटेशन में जाना पड़ेगा। बढ़िया है, खैर एसबीआई तो कुछ भी कर सकता है। हाँ बट ये है कि आप, बट क्या यार लंच मतलब टेक्निकली लंच ब्रेक तो होना चाहिए वैसे, दो आधे घंटे का लंच ब्रेक है, लेकिन फिर वो उसका मिसयूज कर लेते हैं, 9 बजे ही लंच ब्रेक कर लेते हैं। क्या सेंट्रल बैंक में तेरी, सेंट्रल बैंक में अकाउंट है तेरा? सेंट्रल बैंक, ओ भाई साहब मोटा बैठा है क्या भाई? ऋषभ भाई बंदे कह रहे हैं सेंट्रल बैंक में अकाउंट है, ये कह रहा है मेरा अकाउंट सेंट्रल बैंक में है। अबे नाम होगा कुछ सेंट्रल बैंक, अबे बैंक का नाम होगा सेंट्रल बैंक है तो, और बैंक का नाम होगा सेंट्रल बैंक, मुझे लगा वो वाला सेंट्रल बैंक आरबीआई। सेकंड लिखो, सेकंड 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 बेटा, चेंज चेंजिंग द रोल ऑफ आरबीआई फ्रॉम रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर, फैसिलिटेटर। बेटा इसमें क्या करा, पहले आरबीआई ना, मतलब एक एक बॉडी था जो रेगुलेट करता था, सुपरवाइज, ये करो ये करो ये करो। गवर्नमेंट ने कहा भाई देखो बैंक को ना इतना आप रिस्ट्रिक्ट मत करो, सर्टेन जगह पे आपको रिस्ट्रिक्शन लगानी है, बट आपका जो काम है ना वो रेगुलेट करने से ज्यादा फैसिलिटेट करना है। फैसिलिटेट करना मतलब परफॉर्मेंस वो अपने आप करेंगे, आप उन्हें फैसिलिटीज प्रोवाइड करो, जहां पे उन्हें प्रॉब्लम आए वहां पे हेल्प करो। मतलब आप ऑर्डर मत दो, आप रेगुलेट मत करो, रिस्ट्रिक्शन लगाओगे ऐसे नहीं ये करिए, ये मत करो, फैसिलिटीज दो, एडवाइसेस करो, समझ रहे हो। हाँ कहीं कहीं जगह पे कुछ पर्टिकुलर एरिया पे आपको लड़ लो, डब्ल्यू कर लो, उठा के, वो तेरे को उठाएगा, क्या लड़ रहे हो। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 प्राइवेट बैंक स्टैब्लिश करा, पॉइंट नंबर 2 आरबीआई के रूल को चेंज करा रेगुलेटर से इसी टाइम पे, और थर्ड लिखो बेटा, थर्ड लिखना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट को, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट जिसे प्यार से अरे आपको FII, दो टाइप की फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है ना, FII और FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। हाँ आउट ऑफ अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक, हाँ इंडिया में नहीं है उसकी ब्रांचेस। फॉरेन बैंक हाँ चलता तो तू एसबीआई बाहर ले जा भाई, मार्कअप चार्जेस लगता है, लगा स्वाइप करता रहे दबा के, बस 10 रुपए का स्वाइप करेगा तो 20 रुपए मार्कअप लगेगा।
फॉरेन कंट्रीज में जब आप कार्ड स्वाइप करते हो तो मार्कअप एक चार्ज होता है, मार्कअप चार्ज लगता है, बट आप मार्कअप चार्ज चलो रिमूव कर सकते हो जब आप जाओ वहां पे, उनका कुछ चेंजेस होते हैं वो करवा लो, या प्रेफरेबल है हमेशा करेंसी कैरी करके रख, कैश लेके चलो बस। फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट को इंक्रीज कर दिया अप टू 51%। बेटा मतलब अगर कोई बाहर का व्यक्ति इंडिया में बैंक में इन्वेस्ट करना चाहता है तो पहले ये अलाउड नहीं था, पहले ऋषभ, पहले बैंकिंग सेक्टर में फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं थी, लेकिन अब इस लिमिट को बढ़ा के कितना कर दिया 51, कि भाई अब बाहर के बंदे भी इंडिया में बैंक इन्वेस्ट कर सकते हैं। और लास्ट बेटा फोर्थ है ईज ऑफ एक्सपेंशन। अगर पहले किसी कमर्शियल बैंक को अपनी ब्रांचेस खोलनी थी, एक्सपैंड करना था, तो उसे बहुत ज्यादा आरबीआई से परमिशन की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन अब इस प्रोसेस को क्या कर दिया, थोड़ा इजी, एक्सपेंशन थोड़ा इजी कर दिया, इतनी ज्यादा परमिशन, इतने ज्यादा वो नहीं लेने आपको, आप कर सकते हो एक पर्टिकुलर छोटा मोटा प्रोसेस कर, ठीक है। तो ये था फ्रीडम इन फाइनेंशियल सेक्टर। तो इंडस्ट्रियल में फ्रीडम देख लिया, बैंकिंग या फाइनेंशियल सेक्टर में फ्रीडम देख लिया, अब थर्ड किसमें आएंगे बेटा, टैक्स और फिस्कल। अब देखना यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई, यश भाई उस टाइम पे ना, चलो तुम गेस करो इंडिया में हाईएस्ट इनकम टैक्स रेट क्या था, 97.5 टैक्स रेट 90, समझ लो अब 97 मतलब अगर आप 100 रुपए कमा रहे हो तो इंडिया की गवर्नमेंट को कितना देना है 97.5, और 2.5 रुपए आपकी जेब में आएंगे, वो बताइए क्यों दिया, सोच रहे हो आप। अब मुझे बस एक बात बता दो, ऐसे में अगर नूपुर को कंजक के पैसे मिल गए 100 रुपए, क्या वो सरकार को डिस्क्लोज करेगी, मर जाएगी पर 100 रुपए नहीं देगी, क्योंकि ना 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 हुआ ही नहीं, हुआ ही नहीं। अच्छा क्या करेगी, टैक्स लेना है, क्योंकि कंजक में गई थी 10 रुपए कमाए, कितने कमाए, ये लो 9.7 रुपीज, 2.5 रुपए में रखती है, और दूसरी वाली पॉकेट में 90 छुपा के रखे, करेगी ना ऐसे। बेटा उस टाइम पे टैक्सेस के रेट इतने ज्यादा हाई थे, अभी भी पता है, अभी भी ना, अगर आप बहुत ही हाई एंड इनकम पे आ रहे हो, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल 50-60 लाख रुपए ऊपर, 50-60 लाख रुपए से ऊपर जा रहे हो साल के, बता रहा हूँ, तो जो आप पे सरचार्ज लगेगा, सेस लगेगा, स्लैब तो लगेगा लगेगा, और मोटा मोटा कम से कम ऑलमोस्ट 40% टैक्स जाएगा आपका, ऑलमोस्ट 40, आप भी बहुत ज्यादा है, 40% बहुत ज्यादा होता है, मतलब जो बंदा 1 करोड़ रुपए कमा रहा है 40 लाख तो सरकार को देने। अगर आप, मैं बिल्कुल हाईएस्ट स्लैब में जा रहा हूँ, अगर आप एक साल के 50 लाख से ऊपर कमा रहे हो, हाँ मतलब पॉइंट ये है कि 40% भाई बहुत ज्यादा है, और उस टाइम तो इससे भी ज्यादा था 97, फिर 80, 60, 70 ऐसे चल रहा होगा। अब बेटा प्रॉब्लम क्या हुई, जब इतना ज्यादा टैक्स रेट था तो सरकार से लोग टैक्स चोरी करने लगे, इसे बोलते टैक्स एवेजन, इनकम ही शो नहीं कर रहे या इनकम छुपा रहे, समझ हो क्या। तो सरकार को समझ आया कि भाई देखो, अगर हम टैक्स ज्यादा रखेंगे ना तो लोग टैक्स की चोरी करेंगे, रेवेन्यू आएगा नहीं, इससे अच्छा है टैक्स को कम करो, और कम करके इतना कम कर दो कि जब मैं आपसे 10% मांगूंगा तो वो तो आप दे सकते हो, वो खुशी खुशी दे दोगे, कहोगे यार इतना माथा पच्ची ब्लैक का पहले छुपाओ, ये करो वो करो, खर्च भी नहीं कर सकते सही से, इससे अच्छा 10% दे दो, 90% कंज्यूम कर लो। तो टैक्स में ना मेन पता है गवर्नमेंट ने क्या करा, हर तरह के टैक्सेस रेट को क्या कर दिया, कम करा, ताकि लोग टैक्स की चोरी ना करें और टैक्सेस टाइमली पे करें। लेकिन फिर पे हम क्या है बेटा, हमें इंडियन 10% भी क्यों दे, अगेन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो भाई। बेटा ऑनलाइन वाले बच्चे मीटिंग नहीं ज्वाइन करना। अच्छा टैक्स और फिस्कल वाले में लिखो, पॉइंट नंबर 1, टैक्स और फिस्कल वाले में लिखना, पहला रिडक्शन इन डायरेक्ट टैक्सेस। हाँ जी सर बोलिए। हाँ नहीं नहीं यार ठीक है, फायदा सही है, कोई थ्रेट नहीं है, क्योंकि यार देख एट द एंड कोई भी प्राइवेट बैंक या फॉरेन बैंक आ भी जाए, अगर आ भी जाए, हाँ, तो बट प्रॉब्लम समझना, अच्छी बात क्या है बेटा, आरबीआई तो है ना रेगुलेट करने के लिए, आपका आप इन्वेस्ट कर दो, चल लो, कर लो जो करना है, लेकिन एट द एंड पूरे बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट कौन करेगा, अपना बंदा करेगा ना, तो जहां टेढ़े मेढ़े गए कैंसिल कर देगा बैंकिंग लाइसेंस, जैसे अभी पेटीएम का हुआ था, अब ना पेटीएम का बैंकिंग लाइसेंस कैंसिल हुआ है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा उन फ्रॉड्स वगैरह में इन्वॉल्व है, मतलब वो कुछ क्लियर नहीं बता पा रहे, शेयर की तो ऐसी हो गई है। कोटक में भी, हाँ कोटक में भी अभी इंक्वायरी बैठी 10,700 करोड़ का कुछ मिसस्टेटमेंट दिख रहा है उसमें, तो शेयर प्राइसेस क्रैश हो रहे हैं अभी।
अच्छा टैक्स में आना भाई, टैक्स में क्या क्या हुआ था देखो, पॉइंट नंबर 1 लिखो। पहला, टैक्स में क्या क्या फ्रीडम दी थी? पहला पॉइंट, रिडक्शन इन डायरेक्ट टैक्स। पॉइंट नंबर 2, रिडक्शन इन इनडायरेक्ट टैक्स। बेटा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पता है ना, दोनों बताए थे मैंने आपको बजट वाले चैप्टर। डायरेक्ट टैक्स होता है जिसमें बर्डन ऑफ टैक्स नॉट ट्रांसफरेबल, इनडायरेक्ट में ट्रांसफरेबल होता है। इन दोनों को रिड्यूस करा था ताकि जो टैक्स इवेजन है, जो टैक्स की चोरी है, वो क्या हो सके, रिड्यूस हो सके। ये पर्पज से करा था कि कम टैक्स लेंगे तो ज्यादा लोग टैक्स दे पाएंगे। हाँ टैक्स इवेड हो रहा है, टैक्स इवेड। और बेटा लास्ट पॉइंट नंबर 3 क्या है? बेटा पॉइंट नंबर 3 है सिंप्लीफाई टैक्स प्रोसेस। सिंप्लीफाई द टैक्स प्रोसेस। जो टैक्स का प्रोसेस उसे क्या कर दिया, ऐसा ये बोल रहे हैं, इंटर में पता लगेगा तुम्हें कितने। ठीक है, पहले बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, उसे और कॉम्प्लिकेटेड और कर दिया। ठीक है, बट ये बोल रहे हैं कि थोड़ा सिंप्लीफाई करा, क्योंकि भाई देखो आप समझो, टैक्स स्ट्रक्चर मान लो कॉम्प्लिकेटेड है। अब तुम्हें भाई टैक्स समझ ही नहीं आ रहा, अब तुम्हें रिटर्न फाइल करने को दे दो, तुम्हारे सर के पल्ले निकलेगी क्या हो रहा है ये 80C 80U 80E 80D, क्या डिडक्शन है क्या एग्जेम्पशन है, कुछ समझ नहीं आएगा आपके। तो जब आपको रिटर्न फाइल करनी है तो आपको क्या एक्सपर्ट चाहिए, सीए, सीएस, सीए में ऐसे बंदे चाहिए जिन्हें नॉलेज एक्सपर्टीज है इस फील्ड में। अब वो बंदा क्या फ्री में काम करेगा? अब मैं मान लो अपनी रिटर्न फाइल करवा रहा हूँ सीए से। अब पहले मैं सरकार को पैसे दे रहा हूं, और वो पैसे देने के लिए मुझे एक बंदे को पैसे देने पड़ रहे हैं कि भाई मेरे पैसे वहां दे दी। मैं दूंगा क्या पैसे? अब पागल हूँ क्या? पहले तेरे को पैसे दे रहा हूँ, ऊपर से एक बंदे को पैसे दोगे, उसको पैसे दे दियो। तो ऐसे में तो आप डिस्करेज होंगे ना कि यार क्यों। तो सरकार की कोशिश थी कि हम टैक्स को इतना सिंप्लीफाई कर दे कि कॉमन मैन जो है ना वो खुद से ही अपनी रिटर्न फाइल कर दे, और जो कंप्लायंस की कॉस्ट है जैसे फीस हो गई और ये सब ना लगे, ऐसा मानना था। बट ऐसा कुछ होता नहीं, आज भी लोग सीए से ही करवाते हैं। मतलब सीए तो नहीं करता, जो असिस्टेंट असिस्टेंट होते हैं, हम जैसे अभी बंदे जो यही कर रहे होते हैं रात रात। पार्ट टाइम नहीं भाई, काम करना पड़ता है। इंटर्नशिप में करोगे आप ये भी शायद, अगर कोई छोटी आइडियल फर्म, छोटी मोटी फर्म में जाओगे तो आप यही करोगे। मीडियोकर बड़ी फर्म में जाओगे तब बढ़िया काम करोगे, अदरवाइज तो रिटर्न ही फाइल करते रह जाओगे छोटी फर्म। क्या हो गया गौरव भाई, बोलो कुछ बात कर रहे हो आप। चलो नेक्स्ट आओ भाई, नेक्स्ट फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म। अब सुनना ध्यान से, दिस इज इंपॉर्टेंट। बेटा आपको याद है इंडिया में ना उस टाइम पे जो फॉरेन करेंसी यानी डॉलर था, उसके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो थे वो क्या हो गए थे, बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, कम हो गए थे? कम हो गए थे। हमारे पास सिर्फ 2 वीक का इंपोर्ट बचा था, मतलब इतना पैसा बचा था कि 2 वीक तक इंपोर्ट्स कर पाए, उसके बाद हमारे पास पैसा नहीं था। समझ लो क्या? अब मतलब टेक्निकली हमें इस सिचुएशन को ठीक करने के लिए फॉरेन करेंसी के रिजर्व को बढ़ाना था। हमारे पास रिजर्व नहीं थे ना, रिजर्व को बढ़ाना था। और रिजर्व को बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या करा, देखो सबसे पहले सर टैक्स और फिस्कल रिफॉर्म स्क्रीन दिखा दो, ये ले बेटा। इसमें सबसे पहले क्या करा बेटा, सबसे पहले याद रखना, करा डीवैल्यूएशन ऑफ इंडियन रुपी। अब ये ना आपने बचपन में पढ़ा है, पता है 12th क्लास में, आ रहा है आपको, फॉरेन एक्सचेंज रेट करके एक चैप्टर होता था, तुम्हें तो क्या ही याद होगा, उसमें होता था एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, रीवैल्यूएशन, डीवैल्यूएशन। तो मैं जिन बच्चों को नहीं पता ना उन्हें बता देता हूँ। प्रसन्ना बेटा मान लीजिए आज $1 80 का है, ये मार्केट में वैल्यू चलती है, ये मार्केट ने बताया $1 कितने का है, कैसे बताया, डिमांड एंड सप्लाई से। ये रेट किससे डिटरमाइन हुआ है, डिमांड एंड सप्लाई से। ये डिमांड एंड सप्लाई से निकाला। बेटा जब रेट डिमांड एंड सप्लाई से निकलता है ना, उस मेथड को बोलते हैं फ्लेक्सिबल मेथड। क्या बोलते हैं, पढ़ा होगा आपने बचपन में, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। हाँ तो प्रश्न ना, एक्सचेंज रेट को निकालने का मेथड होता है फ्लेक्सिबल, जिसमें रेट डिटरमाइन होता है बाय डिमांड एंड सप्लाई। तो डिमांड और सप्लाई ने बताया $1 कितने का है, 80। अब गवर्नमेंट आई, गवर्नमेंट मतलब पागल है क्या, $1 80 का, ना 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 ना, एक काम कर,
$1 के बदले ना 90 रुपए ले ले। कितने ले ले? अब रेट बढ़ा है या कम हुआ है? अरे रेट वैल्यू में बढ़ा है, न्यूमेरिक टर्म्स में रेट बढ़ा है, लेकिन जब रेट बढ़ता है तो जो इंडियन करेंसी है वो कम होती है। मतलब प्रश्न $1 के बदले पहले मैं 80 देता था, अब $1 के बदले मुझे 90 देने पड़ रहे हैं। ये न्यूमेरिकली तो बढ़ रहा है, लेकिन बेटा इंडियन करेंसी तो वीक हो रही है ना, क्योंकि जहां मुझे $1 80 का मिलता था मुझे उसके लिए 90 देने पड़ रहे हैं। तो गवर्नमेंट आई और गवर्नमेंट बोला ना 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 80 नहीं, अपन तो क्या देंगे 90 देंगे। क्या देंगे सर? मतलब गवर्नमेंट जब डेलिबरेटली, सर डेलिबरेटली मतलब जानबूझ के, गवर्नमेंट जब जानबूझ के वैल्यू ऑफ इंडियन रुपी को कम कर देती है उसे बोलते हैं डीवैल्यूएशन। क्या बोलते हैं? मार्केट ने डॉलर का रेट कितना दिया था? 80, लेकिन गवर्नमेंट जानबूझ के उसे 90 पे बेच रही है, जानबूझ के अपनी कंट्री की करेंसी को फॉल करना, इस कॉल्ड डीवैल्यूएशन, इस कॉल्ड। बात समझ आई? सर गवर्नमेंट ऐसा क्यों करेगी? गवर्नमेंट तो कोशिश करेगी ना हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ती रहे, कम क्यों करेगी? बेटा कम इसलिए करती है क्योंकि जब $1 80 की जगह हम 90 देंगे तो एक बात बताओ, उनके लिए हमारे कुछ सस्ते नहीं हो जाएंगे? वो पहले $1 लेकर आते थे, हम उन्हें थोड़ा सा सामान देते थे, अब हम कह रहे हैं आप $1 दो, हम आपको ज्यादा सामान देंगे, तो डोमेस्टिक गुड्स बिकम्स चीपर फॉर फॉरेनर्स। एज अ रिजल्ट उनकी डिमांड क्या होगी? एज अ रिजल्ट हमारे एक्सपोर्ट्स क्या होंगे? तो फॉरेन करेंसी क्या आएगा? तो फॉरेन करेंसी लाने के लिए सरकार ने जानबूझ के रेट को क्या कर दिया? डीवैल्यू। रेट को क्या कर दिया? वैल्यूएशन रेफर्स टू जब आप फॉरेन एक्सचेंज रेट को जान के बढ़ा देते हो और अपनी करेंसी की वैल्यू जान के कम कर देते हो। और कौन करता है? गवर्नमेंट। और रीजन मैंने आपको बता दिया इसका बेटा, मेन रीजन जो होता है ना डीवैल्यू करने का, वो रीजन होता है टू बूस्ट एक्सपोर्ट्स एंड इंक्रीज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। क्योंकि बेटा हमें रिजर्व्स को बढ़ाना था ना, तो बढ़ जाएंगे रिजर्व्स। नेक्स्ट, पहला पॉइंट समझ आया सबको? पक्की बात ना? हाँ बता देना कोई टेक्निकल वर्ड समझना है बेटा प्लीज। आ जाओ सेकंड पॉइंट जल्दी से, डीवैल्यूएशन के बाद सेकंड पॉइंट लिखो, बस खत्म होने वाला है, लास्ट बचे। सेकंड पॉइंट लिखो, अडैप्टिंग फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। ठीक है भाई, हमने कौन सा मेथड ले लिया? याद है फ्लेक्सिबल अभी बताया था, जिसमें रेट कौन निकालता है? सर पहले कौन सा चलता था? बेटा पहले ना, यहां लिख देता हूं, बिफोर जो है हम यूज करते थे फिक्स्ड मेथड। कौन सा मेथड? सर फिक्स्ड मेथड क्या होता है? बेटा फिक्स्ड मेथड में ना रेट बताती गवर्नमेंट। कौन बताता है? वो कहते हैं मार्केट में कुछ भी चल रहा हो मैं बताऊंगी रेट क्या है। और हमने इसको चेंज करके इसके बाद आफ्टर क्या अडॉप्ट कर लिया? फ्लेक्सिबल। बेटा फ्लेक्सिबल मेथड में गवर्नमेंट बताएगी क्या? गवर्नमेंट नहीं बताती इसमें, इसमें बताते हैं कौन? डिमांड एंड सप्लाई यानी मार्केट फोर्सेस। कौन बताता है? डिमांड एंड सप्लाई यानी मार्केट फोर्सेस। काइंड ऑफ प्राइस मैकेनिज्म वर्क करता है। फर्स्ट चैप्टर में है प्राइस मैकेनिज्म, जब डिमांड एंड सप्लाई बताती है। सर ऐसा क्यों करा? बेटा प्रसन्ना मुझे एक बात बताओ, मान लो आप एक फॉरेन इन्वेस्टर हो, आप इंडिया में आए, आपने बोला जी मुझे इंडिया में बिजनेस करना। मैंने कहा ठीक है। आपने कहा जी रेट कैसे डिटरमाइन होता है? पहले कैसे होता था? फिक्स। मैंने कहा जी मैं गवर्नमेंट हूं, मैंने कहा मैं करता हूँ जी, मैं गवर्नमेंट हूँ, फिक्स मेथड है, जो मैं बोलूंगा वो होगा। अब गोपाल प्रॉब्लम समझ, बेटा अगर तू इन्वेस्टर है, तू इंडिया में आया, अब जब तुझे मेरे को पैसे देने थे ना, मैंने बोला $1 जो है ना वो 1 करोड़ रुपए का है। कितने का है? दे। $5 देने ना 5 करोड़ दे। जब मैं तेरे को सब्सिडी दूंगा, $1 है 50 पैसे का, कितने? 1 करोड़ दे देना, ये ले 500 रुपए। समझ आया क्या प्रॉब्लम? समझो आप। अगर अगर गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा रेट पे, तो जो फॉरेन इन्वेस्टर है ना वो थोड़ा डिस्करेज होंगे, कहेंगे यार जब हो सकता है गवर्नमेंट मैनिपुलेट करे, जब पैसे देने की बारी आई हमारी तो भैया बढ़ा दिया रेट, जब हमें पैसे मिलने की बारी आई तो कम कर दिया रेट। तो क्या फॉरेन इन्वेस्टर इन्वेस्ट लगाएगा? डिस्करेज होगा। लेकिन सेकंड केस, अब आप आए कह रहे भाई इन्वेस्टमेंट करनी, मैंने कहा कर दो। उनका फॉरेन रेट कैसे डिटरमाइन होता है? मैंने कहा जी देखो फ्लेक्सिबल है ना, आपके हाथ में ना मेरे हाथ में, मार्केट में जो डिमांड सप्लाई होगी वो बताएंगी,
उसके हिसाब से रेट चलेगा। अब ये टेक्निकली फेयर है भाई, जिस टाइम पे पेमेंट करनी है मार्केट फोर्सेस के अकॉर्डिंगली जो रेट है वो डिटरमाइन करेंगे, ना आपका कोई कंट्रोल है ना मेरा। तो बेटा ये टेक्निकली फेयर है ना ये। तो लोग जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो एनकरेज होते हैं जिस कंट्री में एक्सचेंज रेट फ्लेक्सिबल पे होता है। तो 99 क्या 100% ऑलमोस्ट कंट्री फ्लेक्सिबल अडॉप्ट करती है, कोई भी फिक्स नहीं करती। इंडिया पहले फिक्स करती थी, फिर न्यू रिफॉर्म्स ने फ्लेक्सिबल अडॉप्ट कर लिया। बात समझ आई क्या? तो बेटा इंडस्ट्री के रिफॉर्म समझ आए, फिर फाइनेंशियल रिफॉर्म समझ आए, टैक्स के रिफॉर्म समझ आए, और फॉरेन एक्सचेंज में दो ही है, इंडियन रुपी को जान के डीवैल्यू कर दिया ताकि एक्सपोर्ट बढ़े, रिजर्व बढ़े, और दूसरा जान के अडॉप्ट करा फ्लेक्सिबल सिस्टम ताकि फॉरेन इन्वेस्टर क्या हो, एनकरेज हो इन्वेस्टमेंट लगाने के। और लास्ट आ जाओ बेटा ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, ये भी बड़ा सिंपल है, लास्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था उसी को थोड़ा बता देता हूं। सबसे पहला बेटा हमने सबसे पहला काम रिमूव कर दिया एक्सपोर्ट ड्यूटीज को। एक्सपोर्ट ड्यूटी को क्या कर दिया, वर्ड देख लेना, रिमूव। सेकंड, रिड्यूस कर दिया इंपोर्ट ड्यूटीज को। अच्छा सर इसे रिड्यूस करा, हाँ जी। और थर्ड बेटा अगेन रिडक्शन इन कोटा। याद है कोटा सिस्टम, जिसमें क्वांटिटी रिस्ट्रिक्ट कर दी थी कि इससे ज्यादा इंपोर्ट ही नहीं कर सकते, उस क्वांटिटी को भी सही करा, मतलब ठीक करा। तो ध्यान से सुनना, पहला एक्सपोर्ट को क्या करा, एक्सपोर्ट ड्यूटी को रिमूव। क्यों हटाया? बेटा मैं एक बंदा हूं, मैं इंडिया से बाहर प्रोडक्ट बेच रहा हूं और इंडिया के लिए फॉरेन करेंसी लेकर आ रहा हूं, तो मैं इंडिया के लिए अच्छा काम कर रहा हूं, गंदा? अच्छा काम कर रहा हूं। गवर्नमेंट को तो मेरे पैर पकड़ने चाहिए उस टाइम पे कि भाई रिजर्व ही नहीं है और आप रिजर्व लेकर आ रहे हो, फॉरेन करेंसी लेके आ रहे हो। अब मैंने देखा कि भैया गवर्नमेंट तो जब मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं उस पर टैक्स लगा रही है। मैंने कहा भाई गवर्नमेंट क्या पागल है क्या, मैं तो एक तेरे लिए फॉरेन करेंसी लेके आ रहा हूँ और तू टैक्स लगा के बाहर मेरे ही गुड एक्सपेंसिव कर रहा है, मेरे गुड्स की डिमांड कम करवा रहा है, मैंने एक्सपोर्ट ही नहीं करना। लोग ऐसे कर रहे थे भाई, आपकी वो हेल्प कर रहा है एक्सपोर्ट करके, अब आप टैक्स थोड़ी लगाओगे एक्सपोर्ट ड्यूटी। तो बेटा एक्सपोर्ट ड्यूटी को क्या कर दिया, रिमूव, हटा दो, लगेगा ही नहीं। हाँ लेकिन जब आप इंपोर्ट कर रहे हो तब तो आप फॉरेन करेंसी क्या कर रहे हो, दे रहे हो, बाहर ले जा रहे हो, ये तो गलत है ना। तो इस पे तो टैक्स लगाना बनता है। तो गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया, लेकिन बहुत ज्यादा टैक्स था, उसको थोड़ा कम करके लगाया। जैसे पहले 200%, 300% नॉर्मल लगाया, 20, 50, 100 इतना, कुछ कुछ जगह 100% लिए, ठीक है। और तीसरा जो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन थी उसे भी थोड़ा रिड्यूस करा, क्योंकि जो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन क्या थी कि ऐसे 10 करोड़ तक के प्रोडक्ट मंगाओगे उसके बाद आप इंपोर्ट ही नहीं कर सकते, तो उस रिस्ट्रिक्शन को भी थोड़ा रिड्यूस करा। कोटा सिस्टम लगता है बट थोड़ा रिस्ट्रिक्शन रिमूव हुई है, ठीक है। चलिए बस ये सारे पॉइंट बेटा आपके लिबरलाइजेशन के अंदर है। पहले बताओ यहाँ तक किसी पॉइंट में कोई दिक्कत? एक बार 2 मिनट दे रहा हूँ जल्दी से रीड, 2 मिनट दे रहा हूँ जल्दी से रीड कर लो, बातें करे बिना, फटाफट। ठीक है, मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि रीड करने से पहले मैं अपने लैंग्वेज में आपको एक ओवरव्यू दे दूं क्या क्या हुआ था। अब इसके बीच में और भी थोड़ी एक्स्ट्रा बातें होंगी, उनको हम अंडरलाइन करते चलेंगे, ठीक है। किसी भी पॉइंट में बेटा कोई भी दिक्कत है प्लीज बता दीजिए, कोई ऐसा पॉइंट जो आपको समझ नहीं आ रहा जो दिक्कत दे रहा हो। भाई मैंने बुक ओवरव्यू लिया था, मुझे ग्लोबलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन दिखा नहीं था, कोई मेंशन ही नहीं था, मेन पॉलिसी सारी लिबरलाइजेशन की दिखी थी। अगर बुक में कुछ दिखेगा तो मैं वही मार्क करा दूंगा, थोड़ा बहुत ही है, क्योंकि वैसे तो मैंने पढ़ा था नहीं कुछ भी। क्या भाई, क्या कोटा सिस्टम लास्ट क्लास बताया था ना बेटा, जब तेरा ध्यान कहीं और था। एक सेकंड बेटा, 1950 वाले टाइम जो था ना, उसमें ना सरकार एक पॉलिसी लाई थी इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। ये लास्ट क्लास पढ़ा था हमने। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन में क्या होता है कि आप इंपोर्ट नहीं करोगे, डोमेस्टिक प्रोडक्शन करोगे, बाहर से कुछ नहीं मंगाना, खुद ही घर का प्रोड्यूस खाना है। अब कुछ ऐसे बच्चे थे जो कह रहे हैं कि नहीं नहीं भाई हम तो बाहर का ही खाएंगे, तो गवर्नमेंट ने कह रहा ठीक है भाई बाहर का मंगाएगा। तो उन लोगों को रोकने के लिए सरकार दो पॉलिसी, टैरिफ एंड कोटा। टैरिफ में सरकार ने बोला कि भैया हम इंपोर्ट पे हेवी टैक्स लगा देंगे, तो लोगों के लिए गुड्स महंगे हो गए, तो लोगों ने कंजम्पशन क्या करी, कम। लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जो अभी महंगे भी खरीद रहे, फिर हम तो अभी भी खरीद लेंगे, लगा दो टैक्स जितना लगा रहे, उनके लिए सरकार लाई कोटा सिस्टम। कोटा सिस्टम में एक पर्टिकुलर लिमिट बना दी और उस लिमिट के ऊपर आप इंपोर्ट कर ही नहीं सकते। जैसे फॉर एग्जांपल लिमिट है 10 लाख, तो 10 लाख तक तो इंपोर्ट करेगा, उसमें तो हाई टैक्स देगा। लेकिन जैसे ही तूने 10 लाख के मार्कअप को टच करा, उसके ऊपर
अब तू टैक्स डबल के ट्रिपल भी देना चाहे तब भी तू इंपोर्ट नहीं कर सकता। नहीं, मतलब चल रहा है, एक लिमिट है, थोड़ा सा कम है, मतलब इसमें रिस्ट्रिक्शंस को थोड़ा रिमूव करा है। पहले तो बहुत ही कम लिमिट थी, और इतनी कम लिमिट थी कि भाई कोई सामान थोड़ा मंगाते थे दिक्कत हो जाती थी। अब इतनी नहीं, अब तो आप अच्छा खासा इंपोर्ट कर सकते हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। गाड़ियां वाड़ियां अब तो सब इंपोर्ट हो जाती है जो आपको मंगाना है। हाँ बस टैरिफ है, टैक्स लगता है, 100% टैक्स है गाड़ियों पर। आ जाओ भाई। हाँ जी मैम, ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है हमारी इकोनॉमी और वर्ल्ड की इकोनॉमी को मिलाना। अब कैसे मिलेगा? वो मिलता है ऐसे। ये सारे पॉइंट ग्लोबलाइजेशन में आते हैं। मतलब भाई इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी कम से कम रखो तो ट्रेड क्या रहेगा? अच्छा रहेगा ना। अगर आप ड्यूटी ज्यादा रखोगे तो लोग ट्रेड क्या करेंगे? कम करेंगे। तो ग्लोबलाइजेशन में ना ट्रेड को बूस्ट करते हैं कि आप दूसरी कंट्री से सामान मंगाओ, दूसरी कंट्री से सामान भेजो। बेटा इंटीग्रेट मतलब होता है मिलाना। डोमेस्टिक इकोनॉमी मतलब हमारी इकोनॉमी, और वर्ल्ड की इकोनॉमी मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो बाहर की इकोनॉमी और हमारी इकोनॉमी को मिलाना। कैसे मिलेगा? जब ट्रेड अच्छा होगा। ट्रेड कब अच्छा होगा? जब टैक्सेस एंड ड्यूटीज कम होंगे, रिस्ट्रिक्शन कम होंगे। आ जाओ भाई लोग, और किसी को कोई डाउट किसी पॉइंट में? आधे बंदे कह रहे हैं हमने पढ़ा ही नहीं, आगे बढ़ो चलो। वेरी गुड, यही चाहिए। क्लियर है फाउंडेशन में अटेम्प्ट, इसी बार क्लियर है गारंटेड। बेटा तू रेलवे के फॉर्म ही भरियो। आ जाओ, द एरा ऑफ रिफॉर्म्स, एरा ऑफ रिफॉर्म्स। अब पढ़ते हैं भैया। द सीड्स ऑफ अर्ली लिबरलाइजेशन एंड रिफॉर्म्स वर सोन ड्यूरिंग द 1980s। देखो भैया देखो, पॉलिसी आई थी 1991 में। पॉलिसी कब आई थी? लेकिन कह रहे हैं उसका बीज जो है ना वो हमने बो दिया था 1980s की स्टार्टिंग में ही। 1980 में ही हमने एक इनिशिएटिव ले लिया था 1980 में। और एग्जैक्टली बनते बनते देखो, पॉलिसी बनाना बहुत डिफिकल्ट टास्क है भाई, कोई 2 महीने का काम तो है नहीं। तो बनते बनते 10 साल बाद इंप्लीमेंट हुई प्रॉपरली। लेकिन स्टार्ट हमने धीरे धीरे कर दिया था 1980 से, स्पेशली आफ्टर 1985, क्योंकि बैंड बज गई थी तब तक। इन अर्ली 1980s कंसिडरेबल एफर्ट्स वर इनिशिएटेड इन डिफरेंट डायरेक्शंस। आराम से रीड करेंगे, जो अंडरलाइन करूंगा वो अंडरलाइन करना, अदरवाइज मत करना, ठीक है? डिफरेंट डायरेक्शन टू रिस्टोर रीजनेबल प्राइस स्टेबिलिटी थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल मॉडर्नाइजेशन एंड अ फ्यू स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। These initiatives spanning 1981 to 1989 practically refer to early liberalization। अच्छा, ये जो पहले हुआ था, ये जो पहले हुआ था इसे क्या बोला था बेटा? अगर बोला लिबरलाइजेशन कब हुआ? 1991। अगर बोला अर्ली लिबरलाइजेशन कब हुआ तो वो 1980 में ही स्टार्ट हो गया था, 1991 से पहले ही, ठीक है? ऑब्वियसली इतने सारे रिफॉर्म्स करने हैं, प्रश्न एक बारी में पॉसिबल है? तो टाइम लगता है पॉलिसी बनाने में। आप बनाओगे, इंप्लीमेंट करोगे, कुछ गलतियां होंगी, फिर उसे मॉडिफाई करोगे, तो टाइम लगा बेटा। वर स्पेशली एम्ड टू चेंजिंग प्रिविलिंग थ्रस्ट ऑन इनवर्ड, बेटा अंडरलाइन करना, इनवर्ड ओरिएंटेड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। ये पता क्या है? इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन का नाम है। पढ़ाया था पिछला इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन यूज करो, इंपोर्ट मत करो। उसको प्यार से बोलते हैं इनवर्ड ओरिएंटेड ट्रेड स्ट्रैटेजी। तो अब जो रिफॉर्म्स थे उन पे इसी पे काम करना था। इन फैक्ट दिस लिबरलाइजेशन इज ऑफन रेफर्ड टू एज रिफॉर्म बाय स्टेल्थ टू डोनेट इट्स एड हॉक एंड नॉट वाइडली पब्लिसाइज्ड नेचर। मतलब इसमें बोल रहा है कि ना जो ये जो लिबरलाइजेशन है ना, ये रिफॉर्म बाय स्टेल्थ है। मतलब इसमें ना स्टेबिलिटी पे फोकस करा। किस पे फोकस करा? स्टेबिलिटी, कि भाई आप जो है ना पब्लिक के रोल को जो है थोड़ा कम करो और प्राइवेट के रोल को बढ़ाओ। पहले क्या होता था ऋषभ? पहले प्राइवेट का रोल, सॉरी पब्लिक, प्राइवेट का रोल यहाँ पे है और पब्लिक सेक्टर का रोल यहाँ पे है। भाई स्टेबिलिटी है क्या? एक बैलेंस होना चाहिए ना। तो वो कह रहे हैं यहाँ पे ना हमने बैलेंस लाए, स्टेबिलिटी लाए, हमने पब्लिक के रोल को थोड़ा सा कम करा और प्राइवेट के रोल को थोड़ा सा बढ़ाया ताकि मार्केट में स्टेबिलिटी आ जाए। ठीक है, नॉर्मल बातें कर रहे हैं, अभी तक कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। डिस्पाइट द फैक्ट दैट दीज एफर्ट्स वर नॉट इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज एज ऑन दी। अब देखो, ये जो रिफॉर्म हुई थी ना अर्ली रिलैक्सेशन, ये नॉट इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज। आप ना एक एक करके पॉलिसी बना रहे थे।
ऐसे इम्पैक्ट नहीं पड़ता। इम्पैक्ट कब पड़ा था? 1991 में। पता है क्यों? क्योंकि आपने पॉलिसी कैसी बनाई थी? कॉम्प्रिहेंसिव। सेपरेट रिफॉर्म्स होते हैं, सेपरेट रिफॉर्म पॉलिसीज, मतलब एक पॉलिसी फिर दूसरी पॉलिसी ला रहे हो, फिर तीसरी पॉलिसी। ऐसे इम्पैक्ट भी कैसे आएगा? पहले एक जगह आएगा, फिर दूसरी जगह, मजा नहीं आएगा। जब आप कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी लाओगे तब कॉम्प्रिहेंसिव इफेक्ट दिखेगा, और वो 1991 में दिखा। क्योंकि 1991 में ना हमने एकदम से लिबरलाइजेशन मिला है, प्राइवेटाइजेशन भी, ग्लोबलाइजेशन भी। लिबरलाइजेशन में सारी की सारी पॉलिसी चेंज कर दी। तो जब एकदम से इतने सारी पॉलिसी लाओगे तो बढ़िया इंपैक्ट दिखेगा। समझ गए क्या? तो यहाँ पे क्या बोला, जो अर्ली लिबरलाइजेशन थे ना, वो इतना, ये जो एफर्ट डले थे इतने सही नहीं थे, क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज नहीं था। लेकिन 1991 वाला था, वो क्या था? वो कॉम्प्रिहेंसिव था। एलपीजी पूरा लाए थे, हर पॉलिसी हर एंगल से लाए थे, तो इंप्रूवमेंट क्या हुई? थोड़ी बेटर हुई 1991 में। टू रिवर्स दी सेंट्रलाइज कंट्रोल एंड प्रोटेक्ट करेंगे बायस और इन पॉलिसीज, दे स्टार्टेड बियरिंग फ्रूट्स इन द फॉर्म ऑफ हायर ग्रोथ रेट ड्यूरिंग द 1980s एज कंपेयर टू द प्रीवियस 3 डिकेड्स। तो भाई इन पॉलिसीज से हमें, फिर से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमने क्या कर दिया? रिवर्स कर दिया सेंट्रलाइज कंट्रोल। इसका मतलब क्या है? अंडरलाइन करके लिख लेना। सेंट्रलाइज कंट्रोल मतलब गवर्नमेंट का कंट्रोल, और उसे रिवर्स करना मतलब हमने पब्लिक कंट्रोल क्या कर दिया था बेटा? रिड्यूस। पब्लिक कंट्रोल क्या कर दिया था? रिड्यूस। और कंट्रोल किसको दे दिया था? प्राइवेट को। किसको दे दिया था? इसे बोल रहा है रिवर्स दी सेंट्रलाइज कंट्रोल। और जो पॉलिसीज है बायसनेस, उसे प्रोटेक्ट करा, जिससे हमने देखा कि देयर इज हाई ग्रोथ रेट ड्यूरिंग 80s एज कंपेयर टू प्रीवियस 3 डिकेड्स। पिछले 30 साल में जितनी ग्रोथ हुई है उतनी ग्रोथ अभी हो गई इन पॉलिसीज को थोड़ा सा इंप्लीमेंट करने से। तो सरकार को समझ आया हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऐसी पॉलिसी बनाओ। द एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी ड्यूरिंग द 6th प्लान एंड 7th प्लान वो इतना ही इतना। हिम्मत हो तो याद कर लेना, वैसे कर नहीं पाओगे, आएगा भी नहीं, मुझे लगता नहीं ऐसा डेटा देंगे वो इतना रिजिड। द अर्ली रिफॉर्म्स ऑफ 1980s ब्रॉडली कवर्ड 3 एरियाज। अब देखो मैंने कितने एरिया कराए थे? 5। ठीक है, वो कराएंगे सारे, बट इनमें लिखा 3 है। तो जो अर्ली, क्योंकि ये एग्जैक्ट 1991 वाले नहीं है, जो मैंने करवाए थे वो कौन से वाले थे? एग्जैक्ट 1991 वाले। तो कह रहे जो 1980 वाले थे ना, वो 3 एरिया को कवर कर लेते। कौन कौन से? इंडस्ट्री, ट्रेड, टैक्सेशन। और मैंने 2 लोग कौन से करवाए? एक मैंने फाइनेंशियल करवाया था, बैंक वाला, और एक मैंने फॉरेन एक्सचेंज करवाया, वो बाद में आया था। पहले 3 ही आए थे, इंडस्ट्री वाले, ट्रेड वाले और टैक्सेशन वाले। Simultaneously, the government also embarked on a policy of skillful, आ गया बेटा, इसके साथ साथ क्या, एक अच्छा एक्सचेंज रेट के भी कुछ पॉलिसी चेंज आ रही थी। द प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी नेटिव ड्यूरिंग दिस पीरियड डायरेक्टेड टुवर्ड्स रिमूविंग कॉन्स्ट्रेंट ऑन ग्रोथ एंड क्रिएटिंग मोर डायनेमिक इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट। कह रहा है जो इस टाइम पे जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी ना, जो 1991 पॉलिसी थी, प्रश्न उसका एक था कि आप रिमूव करोगे कॉन्स्ट्रेंट ऑन ग्रोथ। कॉन्स्ट्रेंट मतलब होता है बेटा रुकावट, रोकना। किसको रोक रहे थे हम? कैसे रोक रहे थे ग्रोथ को? क्योंकि हम प्राइवेट सेक्टर को एंटर नहीं करने दे रहे थे। जब तक प्राइवेट एंटर नहीं होगा ग्रोथ कैसे होगी? तो 1991 वाले में ना, आप जो प्राइवेट को रोक रहे थे ना ग्रोथ करने से, उसको क्या कर दिया? रिमूव। मतलब प्राइवेट भैया तू भी आ जा। यहाँ पे लिखवाया था पहला ही पॉइंट, सेकंड पॉइंट सॉरी, डिक्रीजिंग इन रोल ऑफ पब्लिक। और ये रोल किसको दे दिया था? तो मैं ऐसे लिख लू, इंक्रीज इन रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर। क्योंकि हमें समझ आ गया था भैया ग्रोथ करनी है तो प्राइवेट को लाना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं हो रही काम। एक घंटे में तू उठा है। तनिष्का जी आप कुछ बोल रहे हो तो प्लीज चैट पे बोल दो बेटा। एक्चुअली ना रिकॉर्डिंग हो रही होती है, मैंने माइक थोड़ा ना लो कर रखा होता है आप लोगों का सबका। एक बार प्लीज चैट पे बेटा बढ़ा दो अगर आपको कोई दिक्कत या डाउट है तो। एनी डाउट तनिष्का? हाँ जी बच्चा बाटी आ जाओ। अब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये 1991 वाली पॉलिसी नहीं है, वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है। आगे ना इकोनॉमिक रिफॉर्म नहीं है, देखो वही सब बताएगा ये सारा जो बताया था। फिस्कल रिफॉर्म्स, मॉनेटरी फाइनेंशियल रिफॉर्म्स थोड़े और होंगे, कैपिटल मार्केट में। अब ये न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इंडस्ट्री वाले रिफॉर्म जा रहे हैं। ठीक है, ये अभी थोड़ा सा लिबरलाइजेशन से पहले का बात कर रहे हैं। नो सर बस लास्ट वाला सुनने के लिए। ठीक है ठीक है ओके। अब चलो फटाफट देखो, कह रहे
1895 में हमने डी लाइसेंस करा 25 इंडस्ट्रीज को। बेटा डी लाइसेंस मतलब आपको तो पहले कंपल्सरी लाइसेंस की लगती थी, और मैंने लिखवाया था पहला पॉइंट क्या था, पहला पॉइंट रिडक्शन इन इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। तो पहले 25 इंडस्ट्री के लिए अब लाइसेंस लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, डी लाइसेंस कर दिया कि भाई अपने आप खोल लो, लाइसेंस नहीं लेना, तो फ्रीडम दे रहे हैं। द फैसिलिटी ऑफ ब्रॉड बैंडिंग वॉज accorded for industry group to allow flexibility and rapid change in their product mix, without going in for fresh license। ये भी लाइसेंस से रिलेटेड है। पता क्या होता था पहले ना याशिका, अगर आपको ना न्यू बिजनेस खोलना है उसके लिए तो लाइसेंस लेना है, कंपल्सरी लेना ही पड़ेगा। तो अगर आपको प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई करना है, डाइवर्सिफाई मतलब जैसे मदर डेयरी है, उसका मेन प्रोडक्ट क्या है, मिल्क, लेकिन आप देख रहे हो कितना डाइवर्सिफाइड कर दिया बिजनेस, बटर, घी, दही, छाछ, लस्सी, मैंगो लस्सी, स्ट्रॉबेरी लस्सी, आइसक्रीम, सब कुछ आ रहा है। वेजिटेबल मदर डेयरी में, मदर डेयरी में गुलाब जामुन भी आता है, हाँ मिल्क केक तो आता है, पर चलो गुलाब जामुन सब्जियां भी मदर डेयरी, सफल में नहीं, मदर डेयरी में। कहाँ की मदर डेयरी दे रहा है, कौन सा पॉश एरिया है जहाँ पे मदर डेयरी वाला सब्जी दे रहा है? हमारे यहाँ तो है, हमारा गरीब ही है हम भाई। In other words, the firm in the engineering industry were allowed to change their product mix। मतलब आप लोगों को पता है क्या बोला, पहले क्या होता था ना यार, पहले अगर आपको प्रोडक्ट डाइवर्सिफाई करना है उसका भी लाइसेंस लेना पड़ेगा, लेकिन आप क्या बोला कि भैया देखो आप अपने प्रोडक्ट मिक्स को चेंज कर सकते हो, मतलब प्रोडक्ट को थोड़ा चेंज, जैसे बटर बनाना है, मेन प्रोडक्ट तो मिल गया, लेकिन बटर बनाना है, छाछ बनानी है, लस्सी बनानी है, पहले उसके लिए भी लाइसेंस था। अब आप प्रोडक्ट मिक्स ले सकते हो, चेंज कर सकते हो विदाउट लाइसेंसिंग, ये भी एक फ्रीडम दिया। देखो एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल क्या है, a firm may switch production between different production lines such as trucks and cars without a new license। अब अगर मैंने ट्रक की कंपनी खोली थी, ट्रक बनाने की, ऑटोमोबाइल, तो अगर मैं अपनी प्रोडक्ट लाइन को गाड़ी बनाने में शिफ्ट कर रहा हूँ तो मुझे उसके लिए लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं। हाँ बस एज अ कंपनी आपको अपने एमओए में ये लिखा होना चाहिए, तो जब एमओए बनता है तो वहाँ ट्रक तो लिखा नहीं होगा, ऑटोमोबाइल लिखा होता है कि हम ऑटोमोबाइल बनाएंगे, तो वो बहुत एक वाइडर स्कोप रखते हैं, शायद सर ने आपको बताया होगा। जब भी एमओए बनाते हैं तो जो ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है, ऑब्जेक्ट क्लॉज को जितना वाइड रख सकते हो उतना वाइड रखो, क्योंकि बाद में अगर बिजनेस चेंज करना पड़ा तो बड़े लफड़े हो जाते हैं। फिर पहले ऑब्जेक्ट क्लॉज में जाओ, उसे अमेंड करो, फिर एमओए को अमेंड करो, तब जाके आए। चलो नेक्स्ट आओ बेटा, टू रिलैक्स द होल्ड ऑफ लाइसेंसिंग एंड कैपेसिटी कंस्ट्रेंट, बेटा आ गया एमआरटीपी एक्ट, द एक्सेस लिमिट अबव व्हिच एमआरटीपी रेगुलेशन वाज रेज्ड। एमआरटीपी एक्ट में हमने बोला था, मैंने लिबरल कर दिया था एमआरटीपी एक्ट को, तो जो लिमिट्स है एमआरटीपी की वो 20 करोड़ से कितनी कर दी, ये याद रखना बेटा, स्टार बना लेना इसको प्लीज। अरे बेटा माइक मल्टीप्लेक्स एक्साइज ड्यूटी, अभी टैक्सेस का आ गया, किसका आ गया, इसमें थोड़ा मिक्स करके दिया है, वर कन्वर्टेड इनटू मॉडिफाइड वैल्यू एडेड। बेटा देखो मल्टी पॉइंट एक्साइज ड्यूटी, अब ये अब तो खैर तुम्हारे क्या ही पढ़ोगे बेटा, जीएसटी के आने से पहले ना आपको पता है ना बहुत तरह के इनडायरेक्ट टैक्सेस होते थे, बहुत तरह के, मतलब आपने नाम पे आपने तो एक सुना होगा वैट, उसके अलावा नहीं सुना होगा, एंटरटेनमेंट है वो अभी भी है थोड़ा सा, एक्साइज, कस्टम, इसके अलावा इतने सारे टैक्सेस थे जो हमने सुने भी नहीं होंगे, कभी नहीं सुने होंगे, सीवीडी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी, एसएडी, ये आपने सुने नहीं होंगे। तो ऐसे एक और टैक्स था, एक और एक्साइज था विच इज कॉल्ड मल्टी पॉइंट एक्साइज ड्यूटी, ठीक है। और एक्साइज पता है कब लगती है किसी को, पता है एक्साइज क्या होता है, एक्साइज एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है जो ना मैन्युफैक्चरर पे लगता है, किस पे लगता है, वैट जैसे जीएसटी है, जीएसटी वो है जो कौन चार्ज करता है, रिटेलर कस्टमर से, तो इसका बर्डन कस्टमर पे पड़ता है। एक्साइज ड्यूटी चार्ज होती है सीधा मैन्युफैक्चरर पे, ऑब्वियसली बर्डन तो वो शिफ्ट करेगा कस्टमर पे आएगा, लेकिन वो किससे चार्ज करते हैं, मैन्युफैक्चरर से। तो जब आप गुड्स मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो पे जीएसटी नहीं लगेगा, जीएसटी किस पे लगता है, रिटेलर जब सप्लाई करता है फाइनल कंज्यूमर को,
एक्साइज लगता है जब मैन्युफैक्चरर रिटेलर को देता है, वहां पे एक्साइज। ठीक है, तो एक्साइज की वैरायटी होती है, उसमें एक है मल्टी पॉइंट एक्साइज ड्यूटी, उसको कन्वर्ट करके क्या बना दिया, मॉडिफाइड वैल्यू एडेड। अब वैट तो तुमने पढ़ा है ना, तो उससे पहले वैट से पहले ये चलता था मॉड वैट, अब तो वैट हो गया था, वैट भी हटके अब जीएसटी हो गया। अब वैट बस दो जगह लगता है, एक तुम्हारे फेवरेट आइटम शराब वराब पे, और एक अपना पेट्रोल वेट्रोल पे, उनके अलावा सब में जीएसटी लगता है, अभी उनमें वैट लगता है बस। तुम्हारा फेवरेट तो पेट्रोल पीता है क्या? अच्छा, टैक्स विद सिग्निफिकेंटली, बेटा देखो आगे पॉइंट, रिड्यूस टैक्सेशन ऑन इनपुट्स एंड एसोसिएटेड डिसऑर्डर। मैंने बताया था बेटा, आप याद करो इधर वाले पॉइंट पे क्या यहाँ लिखा था, पॉइंट नंबर 1 पढ़ना। पॉइंट नंबर 1 रिडक्शन इन डायरेक्ट टैक्सेस, पॉइंट नंबर 2 रिडक्शन इन, तो ये जो टैक्स है वैट वाला, ये क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, हो गए थे रिड्यूस। पॉइंट ये था ताकि लोग टैक्स की चोरी ना करें, सही से टाइमली टैक्स पे करें। तो पहला पॉइंट आप देखोगे 25 इंडस्ट्री को डी लाइसेंस कर दिया। दूसरा पॉइंट, जो प्रोडक्ट मिक्स है, जब आप प्रोडक्ट चेंज करोगे उस पे जो लाइसेंस था उसे भी हटा दिया। तीसरा पॉइंट बेटा, एमआरटीपी को और लिमिट कर दिया, 220 करोड़ की लिमिट कितनी कर दी, 100 करोड़। और चौथा पॉइंट, जो टैक्सेस है इनडायरेक्ट वाले उनको क्या करा, रिड्यूस करा। और इसमें याद रखना मल्टी पॉइंट एक्साइज को कन्वर्ट करके क्या बना दिया, मॉड वैट। आगे सॉरी बेटा, बेटा इससे कनेक्टेड आगे, जैसे अब मैन्युफैक्चरर पे कम टैक्स लगा तो वो रिटेलर पे क्या लगाएगा, गुड्स एंड सर्विस आगे फाइनल कंज्यूमर पे कम, तो नेट इफेक्ट आगे भी बढ़ता रहेगा, वो चीज को। अच्छा अगला, ये तो तुम्हें पता बेटा, एस्टैब्लिशमेंट किसकी करी थी, इसी पीरियड में सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी आया, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, अप्रैल इसमें आया था, रिलीजेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया था। सेबी तुम सबको पता है, बीसीके में तो बहुत पढ़ के आए थे। प्रश्न सेबी क्या होता है बेटा, बेटा इंडिया में ना आपको पता है शेयर में बहुत डीलिंग होती है। अब मैं कंपनी हूं, मैंने अपनी बैलेंस शीट में झूठे प्रॉफिट दिखा दिए, प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, तो बेटा आप तो मेरे प्रॉफिट पे बिलीव करके मेरे शेयर खरीदोगे, और बाद में बता दो प्रॉफिट झूठे थे, मैं तो बना रहा हूं बैलेंस शीट, मैंने गड़बड़ कर दी बैलेंस शीट में, तो बेटा आपका तो पैसा डूब जाएगा। मेरा लॉस चल रहा है, मैंने प्रॉफिट दिखा दिया। तो कंपनीज ऐसी प्रैक्टिसेस ना करे और पब्लिक का शेयर मार्केट में लॉस ना हो, उसको प्रोटेक्ट करने की बॉडी बनी है सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज। जैसे बैंकिंग सिस्टम में सबसे हेड कौन होता है, सेंट्रल बैंक आरबीआई, ऐसे सिक्योरिटी का जो हेड है वो कौन होता है, सेबी। पूरे इंडिया में शेयर मार्केट बढ़िया चल रहा है, कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही, कोई लॉस तो नहीं हो रहा, कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा, उसको रेगुलेट करने के लिए सेबी बना हुआ। ठीक है, ओपन जनरल लाइसेंस लिस्ट was steadily expanded, the number of capital good items were included, बेटा एक ये यहां से अंडरलाइन करो, नंबर ऑफ कैपिटल गुड्स आइटम इंक्लूडेड इन ओजीएल लिस्ट एक्सपैंड होगा स्टेडली रीचिंग इतना। आप इसको डेटा मत याद रखना, लेकिन आप याद करो, इधर आओ इंडस्ट्री वाले में, फोर्थ पॉइंट पढ़ना, फोर्थ पॉइंट क्या था, फ्रीडम ऑफ इंपोर्ट ऑफ, पहले कैपिटल गुड्स को मंगवाने में रिस्ट्रिक्शन थी ना, तो बस ये वही वाला पॉइंट है बेटा, वो कह रहा है कि नंबर ऑफ कैपिटल गुड्स जो है ना उसे हमने क्या कर दिया, एक्सपैंड, मतलब अब ज्यादा कैपिटल गुड्स जो है वो मंगवा सकते हैं, पहले रिस्ट्रिक्शन थी, वो हो गया। फिर हमने दिए एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स, क्या दिए, इंसेंटिव मतलब बेनिफिट। अब जो बंदा मान ले एक्सपोर्ट कर रहा है और फॉरेन करेंसी लेकर आ रहा है, क्या हमारा फायदा नहीं कर रहा, तो उसको फायदा देना पड़ेगा। तो बड़ा एक्सपोर्ट इंसेंटिव होते हैं, जैसे एक इंसेंटिव मैंने बताया था, एक्सपोर्ट ड्यूटी क्या कर दी थी, रिमूव कर दी थी। ऐसी बहुत सारी सब्सिडी भी मिलती है जो एक्सपोर्टर्स होते हैं ना उनको, तो एक्सपोर्ट को वाले लोगों को इंसेंटिव दिया। बेटा एक्सचेंज रेट was set at a realistic level which helps expand exports and it turned pressure on foreign exchange। बेटा किसकी बात कर रहा है, अभी बेटा था डीवैल्यूएशन, डीवैल्यूएशन बढ़ा देना, हमने जानबूझ के रेट को चेंज करा था ताकि एक्सपोर्ट क्या हो सके, एक्सपैंड। ये वाला पॉइंट पढ़ा था ना, ये वाला डीवैल्यूएशन, ये उसकी बात कर रहा है। तो मैंने बताया सारे आपने कर लिए, वहां पे कनेक्शन आपको सही लगेगा। एक और पॉइंट, प्राइस एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल ऑन सीमेंट एंड एल्यूमिनियम वर अबॉलिश्ड। पहले सरकार ने प्राइस सीमेंट और एल्यूमिनियम पे उसके प्राइस और डिस्ट्रीब्यूशन में कंट्रोल लगाया था, उस कंट्रोल को क्या कर दिया, अबॉलिश कर दिया, फ्रीडम दिया। एक और, बेस्ड ऑन रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट
द रुपी डेप्रीसिएटेड बाय अबाउट, बेटा रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, ये क्या है, ब्रैकेट में लिखना फ्लेक्सिबल, ब्रैकेट में लिखना फ्लेक्सिबल, पता था जिसमें रेट ऑफ एक्सचेंज कौन निकालता है, डिमांड एंड सप्लाई, उसकी बात कर रहा है। और हमने रेट को क्या कर दिया था, डेप्रिशिएट बाय 30%। 30% तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट है कि डेप्रिशिएट करा था। द बजट ऑफ 1866 इंट्रोड्यूस पॉलिसी ऑफ कटिंग टैक्सेस, हमने क्या कर दिया, टैक्सेस को कट कम कर दिया था। लिबरलाइजिंग इंपोर्ट्स एंड रिडक्शन इन टैरिफ, इंपोर्ट ड्यूटीज को कम करा, लिबरलाइजेशन करा, टैक्सेस को कम करा। ये सारा बेटा मिक्स करके दिया हुआ है, एक मिक्स करके, ये ना लिबरलाइजेशन पूरा मिक्स करके दिया हुआ है। अब इन्होंने बाद में ना पर्टिकुलर वाला भी दिया हुआ है जो मैंने दिखाया था आपको, जैसे ये रहे ना, अब यहाँ से पर्टिकुलर स्टार्ट होंगे, बट अभी तो इन्होंने मिक्स करके दिया हुआ है। पहले बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत, चंगा है सब कुछ? बस ये बेटा, ये ना देखो, मैं आपको पता है वैसे मैं होमवर्क देता नहीं हूँ, लेकिन आप ना ये जो 2 पैरा है नीचे वाले, इसके नीचे जो 2 पैरा है ना अगले टॉपिक तक, वो होमवर्क में कर, इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ भी, बस एक बार रीड कर लेना आपकी संतुष्टि के लिए, पढ़ करके आना प्लीज। ये यहाँ से लेके प्रश्न जी ये होमवर्क में भाई, आज क्या है, 3rd क्लास है ना, 2 क्लास और, मनी मनी, हाँ इंटरनेशनल ट्रेड और मनी बचा है ना, छोटी छोटी है, पब्लिक फाइनेंस में बहुत बड़ी बड़ी थी, नेशनल में बहुत बड़ी बड़ी, मनी वाली जो है ना वो है, उसमें 3 यूनिट है, छोटी है, टाइम लगे, और उसमें 5 यूनिट है, बहुत छोटी है, मतलब ऐसा भी है कि अगर मैं वैसे पढ़ाऊँ तो आधे घंटे में 1 यूनिट हो जाएगी। हाँ भाई, ये वाला पार्ट होमवर्क में है, ठीक है, 2 पैराग्राफ रीड कर लेना अच्छे से, अगली क्लास में हम पर्टिकुलर वाले रीड करेंगे। ये वाला नोट सबने बना रखा है या फोटो भेजनी है? चलो ठीक है, डन। बेटा ऑनलाइन वाले बच्चे कोई दिक्कत है तो बताइए, अदरवाइज मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास।